हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक कुछ अलग है। आप सभी ने 7 अजूबे तो देखे या सुने होंगे, पर आज हम देखें और सुनेंगे 8वें अजूबे को, यानी कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, आप सही देख रहे हैं, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि म्यूचुअल फंड। आप सभी हैरान मत होइए, बिल्कुल ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। जो भी इंडिविजुअल ने इसमें पैसा लगाया है लंबे समय में, 4 या 5 साल में, तो इसने कभी धोखा या किसी को निराश नहीं करा है। तो दोस्तों पहले थोड़ा आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। म्यूचुअल क्या है, ये म्यूचुअल फंड, इसकी क्या डेफिनेशन। दोस्तों, आपने ये लाइन तो सुनी होगी, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड द ऑफर एंड स्कीम डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। दोस्तों, अगर हम इसमें एक लाइन और ऐड कर दें कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, रीड द स्कीम एंड ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग, देन ऑल द रिस्क कुड वैनिश। ये मेरा अपना ही मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों ने भी इसमें लंबे समय तक, मैंने भी खुद भी निवेश करा हुआ है, इन्वेस्ट करा हुआ है, तो जिन स्टॉक्स में, जिन म्यूचुअल फंड में मैं थोड़ा अर्ली एग्जिट हो गया तो उसमें मेरे को अच्छी रिटर्न नहीं मिली है। जिसमें मैं थोड़ा लंबे समय तक गया तो मेरे को अच्छी रिटर्न मिली है, 12 से 15% तक की भी मेरे को रिटर्न मिली है इसमें। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले पॉडकास्ट में बताया था कि हमारी सेविंग का कम से कम 30% पोर्टफोलियो हिस्सा म्यूचुअल फंड में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हमारे पास 10 लाख रुपया है तो अमूमन 3 से 3.5 लाख रुपये हमारा म्यूचुअल फंड में होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारी लिक्विडिटी भी बनी रहती है और हमारा पैसा की अच्छी बढ़त भी मिलती रहती है। तो पहले दोस्तों एक म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। म्यूचुअल फंड का क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें देयर आर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल कस्टमर्स, जो पैसा निवेश करते हैं। किसी ने 1000, 2000, 5000, लाख, 10 लाख, करोड़ के रूप लगभग भी इन्वेस्ट करते हैं इसमें। तो वो पैसा जो पूल हो जाता है, वो पैसा दे दिया जाता है फंड मैनेजर को। फंड मैनेजर एक कंपनी या बैंक का अपॉइंटेड एक मैनेजर होता है, एक इंडिविजुअल होता है जिसको हर नॉलेज होती है, ही इज़ एक्सपर्टीज़, कि कब पैसा निवेश करना है, कब निकालना है, किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, किस स्टॉक्स में निकालना है। तो फंड मैनेजर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में पैसा डालता है। जैसे अगर हमने 100 रुपया दिया तो वो तकरीबन 80 या 100 कंपनीज में पैसा लगा देता है, जिसमें कि उसको अनुमान है उसका कि उसमें हमें रिटर्न अच्छी मिल सकती है। ही नोज़ एवरीथिंग कि आने वाली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं इसमें, कि क्या फ्यूचर है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं उस स्टॉक्स के। तो उस का अनुमान लगा के वो उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, एंड देन उसमें जो रिटर्न आती है तो वो बाकी वापस इन्वेस्टर को दे देता है। तो बेसिकली की है। तो हम समझते हैं कि क्यों म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, 6 से 7 रीज़न है जिसमें मैं आपको सजेशन देता हूँ। मेरी सजेशन यही है कि 6 से 7 रीज़न के कारण हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसमें पहला जो रीज़न है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रिस्क। इसमें हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। जैसे अगर हमारा 100 रुपया लगा है तो 100 रुपया हमारा किसी एक स्टॉक में नहीं लगा। अगर वो स्टॉक बंद हो जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी घाटे में चली जाती है, तो ये नहीं कि हमारा पैसा 100 से 50 रुपये में आ जाएगा, 60-70 रुपये में आ जाएगा। 100 कंपनीज में लगा, अगर 1-2 कंपनी बंद भी हो जाएंगे तो 98 रुपये रहेंगे ना भाई। 98 जो कंपनीज हैं, कुछ जरूरी तो नहीं है वो सेम ही रहेंगी, वो भी प्रॉफिट कमाएंगी। तो एक्चुअल जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट या कंसोलिडेटेड जो रिटर्न आती है वो बड़ी अच्छी आ जाती है इसमें, क्योंकि हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई है इसमें। तो दूसरा है दोस्तों, प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स। इसमें क्योंकि जो हमारा पैसा हम फंड मैनेजर को देते हैं तो ही इज़ प्रोफेशनली मैनेज दैट फंड्स, कि किस टाइम पे, किस कंपनी में, कब और कैसे पैसा लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, किस प्रतिशत में, किस परसेंटेज में लगाना चाहिए। तीसरा है लो कॉस्ट रिटर्न। इसमें कॉस्ट नहीं आती है हमारी इतनी। अगर हम डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको पता है कि ब्रोकरेज इनकर होती है, जो अगर हम बाय करते हैं तभी हमें ब्रोकरेज लगती है, सेल करते हैं तब भी ब्रोकरेज लगती है। इसमें क्या है, हमें वन टाइम एक 1% के आसपास कमीशन होता है
जितना भी हम निवेश करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू द रिटर्न्स जो हम इसमें पाते हैं। हाँ, इसमें अगर हम 1 साल से पहले निकाल या सेल करते हैं या सरेंडर करते हैं अपने फंड्स, तो उसमें एक 1% की एक और हमें फोरक्लोजर या इसको कह लो कि एक फ़ीस लगती है, फोरक्लोजर फ़ी, जो 1% के आसपास है। चौथा है टैक्स बेनिफिट्स। टैक्स बेनिफिट्स हैं, इसमें एक ELSS फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, जो जिसमें कम से कम 3 साल के लिए हमें स्टिक रहना पड़ता है। इसमें क्या हमें 80C के अंडर हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। पांचवा है दोस्तों रेंज ऑफ स्कीम्स। जैसे मैंने आपको बताया कि फंड मैनेजर या जिस फंड में भी हम लगाते हैं उसमें नेम जैसे आ जाता है, जैसे ESG फंड, ब्लू चिप कंपनीज फंड, स्मॉल कैप या अपॉर्चुनिटीज़ फंड, एनर्जी फंड्स। सो इस तरह के फंड्स होते हैं, हमें अपने इंटरेस्ट से या हम अपने टेस्ट से उसमें लगा सकते हैं उन फंड्स में पैसा, जिसमें भी हमें पसंद है या जो हमें लगता है कि हाँ इसमें रिटर्न आने की, या हम उसकी हिस्ट्री भी ट्रैक कर सकते हैं कि किस फंड में लास्ट 5 इयर्स में कितना रिटर्न दिया है। और एक और चीज़ दोस्तों, स्कीम एंड डॉक्यूमेंट्स अगर हम पढ़ेंगे ना तो उसमें हर चीज़ लिखी होती है, जिसमें हमें थोड़ा बहुत या 80 से 90% हमें अनुमान हो जाता है कि हाँ इसमें हमें इतनी रिटर्न आएगी। 6वां है दोस्तों कन्वीनियंस। कन्वीनियंस ये है कि हम जरूरी नहीं है कि अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया, निवेश कर दिया, तो हम 3 साल या 5 साल से पहले निकलवा नहीं पाएंगे। हाँ दोस्तों, ये तो है कि हाँ 5 साल या 4 से 5 साल तक हमें इसमें स्टिक रहना पड़ता है ताकि अच्छी रिटर्न लेने के लिए, बट ये नहीं है कि हम निकलवा नहीं पाएंगे। इसमें अगर हमें ज़रूरत है फैमिली मेंटेनेंस के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, किसी भी रीज़न के अगर हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हम उसको दैट मनी वुड बी सरेंडर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दीज स्कीम्स आर ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम्स एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में यही होता है कि हम कभी भी निकलवा सकते हैं। क्लोज एंडेड जैसे मैंने बताया कि टैक्स बेनिफिट लेने के लिए उसमें क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं। ट्रांसपेरेंसी हमें रहती है कि जब भी कोई फंड लॉन्च होता है या जो जिस फंड में भी हमने इन्वेस्ट करना है, तो ऑनलाइन हम देख सकते हैं कि किस किस कंपनीज़ में कितने प्रतिशत में निवेश करा हुआ है। दोस्तों आइए मैं कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, हमारी जो भारत की टोटल जनसंख्या है वो 134 करोड़ है, और जो आधार टोटल 122 करोड़ जनसंख्या के आधार कार्ड बने हुए हैं, और 75 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं, और 35 करोड़ लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, 29 करोड़ लोगों के पास पैन नंबर्स हैं, और उनमें से सिर्फ 6 करोड़ 44 लाख लोग ही रिटर्न फाइल करते हैं। और जो टोटल फोलियोज हैं वो हैं 8 करोड़ 25 लाख। और जो यूनिक इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, वो सिर्फ 2 करोड़ हैं, और जो टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 1.5% ही है। इसमें क्या है दोस्तों, आप देखिए कि फोलियो क्या होता है। फोलियो नंबर इज़ अ यूनिक नंबर आइडेंटिफाइंग योर अकाउंट विद द फंड। लाइक अगर मैं हूँ, मैंने 4 फंड्स में इन्वेस्ट करा हुआ है, तो मेरे 4 फोलियो बन जाएंगे, बट एज ए इन्वेस्टर आई एम ए यूनिक इन्वेस्टर। तो यूनिक इन्वेस्टर के मामले में मैं एक ही काउंट होऊंगा। सो इसका मतलब कि 8 करोड़ 25 लाख फोलियोज़ हैं, और जो यूनिक इन्वेस्टर हैं, टोटल जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 2 करोड़ ही इन्वेस्ट कर पाती है इसमें। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कम जनसंख्या इसमें या कम लोगों इसमें निवेश कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो इसका स्कोप कम है। आई थिंक देयर इज़ ए लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, विच इज़ द मेन रीज़न कि सिर्फ 1.5% हिस्सा हमारी टोटल जनसंख्या का इसमें निवेश कर पाता है। सो दोस्तों, जैसे कि इस आपके सामने चित्र आ रहा है कि इट फुली डिपिक्ट्स द सिचुएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, कि
म्यूचुअल फंड में जैसे आप देख पा रहे हैं कि पहले साल में तो ये सिर्फ बीज अंकुरित ही होता है, दूसरे साल में पौधा लगता है, तीसरे साल में कुछ ग्रोथ आ पाती है। नॉर्मल इन्वेस्टर क्या होता है, तीसरे साल में देखते हैं कि भाई कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है इसमें, चलिए एग्जिट हो जाते हैं। जबकि तीसरे साल तक तो वो पौधा थोड़ा बहुत बड़ा हो रहा होता है, चौथे साल में थोड़ा बहुत फल लगने शुरू होते हैं, और पाँचवें साल में एक्चुअल रिटर्न जो एक्चुअली हमें इसमें जो रियल इसका जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इसको जो हमें रिटर्न आ पाती है वो पाँचवें साल में आ पाती है। सो दोस्तों, एक उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि मैंने स्टडी करा, तो इसमें एक मैं फ़ंड की एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जिसमें क्या है कि 3 मैंने लिए हुए हैं उदाहरण, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स। जिसमें क्या है, रिटर्न ऑन फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि सेविंग अकाउंट में हमें 1 लाख, अगर हम 1 लाख रुपया निवेश करते हैं तो साल के बाद सेविंग अकाउंट में हमें 1,03,499 रुपये मिल पाते हैं। फिक्स डिपॉजिट में यही 1,06,749 रुपये बनते हैं। म्यूचुअल फंड्स में देखिए आप 98,641 बन रहे हैं। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, यार 1 साल में इसका रिटर्न नहीं आई है हमें, और नहीं यार ये अच्छा नहीं है। बट आप देखिए यार, रिटर्न ऑन थर्ड ईयर देखें आप, थोड़ा कुछ सेविंग अकाउंट का 1,10,000 के लगभग है, फिक्स डिपॉजिट का 1,21,000 के लगभग है, और म्यूचुअल फंड में 1,10,000 के लगभग है। तो फिफ्थ ईयर में आप देखेंगे कि सेविंग अकाउंट्स का सिर्फ 1,18,000 रुपये रह जाता है, फिक्स डिपॉजिट का 1,38,000 के आसपास, और म्यूचुअल फंड का देखिए आप 1,46,771 रुपये बन जाते हैं। जो मैंने लास्ट आपको पिक्चर दिखाई है फुली डिपिस्ट है इसमें, कि देखिए 5वें साल में जो एक्चुअल ग्रोथ मिल पाती है वो 5वें साल में मिल पाती है हमें। ग्राफिकल व्यू हम अगर देखेंगे, ग्राफिकल व्यू में भी सेम एग्जांपल मैंने कोट करी हुई है कि फर्स्ट ईयर में म्यूचुअल फंड दोनों से ही कम है सेविंग अकाउंट फिक्स डिपॉजिट से, और सेकेंड ईयर में फिक्स डिपॉजिट, थर्ड ईयर में फिक्स डिपॉजिट कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाता है। सेविंग अकाउंट को आप जानते ही हैं कि 3-3.25% के आसपास है, और एक्चुअल जो रिटर्न है हमें म्यूचुअल फंड की वो 5th ईयर में मिल पाती है हमें। सो दोस्तों, डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स दोस्तों काफ़ी तरह के हैं, वो अगर हम उसको डिस्कस करने बैठ जाएं तो काफ़ी 20, 25, 30 तरह के हैं। बट मेजरली अगर हम इसको बाइफ्रिकेट कर पाएँ तो 3 तरह के म्यूचुअल फंड हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप में टोटल जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं उसमें निवेश होता है, जिसका टोटल 70% मार्केट कंसिस्ट ऑफ द लार्ज कैप स्टॉक्स, जिसमें मैं कहता हूं कि हमें निवेश या इन्वेस्ट करना चाहिए लार्ज कैप स्टॉक्स फंड्स में ही। मिड कैप फंड्स 200 आ जाते हैं, जिसमें 20% ऑफ मार्केट कंसिस्ट ऑफ मिड कैप स्टॉक्स, एंड जो आगे 150 कंपनीज़ हैं, आगे 100 कंपनीज़ के 100 टॉप कंपनीज़ होगी, और उसके आगे जो 150 कंपनीज़ होगी उसको मिड कैप फंड्स बोलते हैं, और जिसमें निवेश कर पाते हैं। और स्मॉल कैप फंड्स में आ जाता है रेस्ट रिमेनिंग 10%, जिसमें 5,000 प्लस कंपनीज़ हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। सो दोस्तों, हम आगे मैं बताता हूं कि किस तरह हम निवेश कर पाएंगे म्यूचुअल फंड में। 2 तरह के निवेश हम कर पाते हैं, एक तो लमसम अमाउंट में, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से। लमसम में जो न्यूनतम अमाउंट है वो 5,000 के लगभग है, और सिप में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में वैसे तो स्टार्ट हो जाता है 100 रुपये से, बट मैं चाहूँगा कि मिनिमम अमाउंट 1000 है। 1000 के अगर आसपास हम निवेश कर पाएंगे तो हमें अच्छी रिटर्न मिल पाएगी। इसमें क्या है कि जैसे सैलरीड क्लास पीपल हैं, उसमें जैसे हर महीने 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 अगर हम निकाल लें तो साल का अच्छा रिटर्न मिल जाता है। इसमें क्या है, सिर्फ में ये बेनिफिट है कि ड्यूरिंग द ईयर कभी मार्केट कम हुई, ज़्यादा हुई, इसका जो एक्चुअल रिटर्न है वो हमें अच्छा मिल जाता है। बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जब कम होगी या मार्केट जब गिरेगी तभी हमें या उसका हमें नुकसान होगा। तब इन सिर्फ अगर हम मार्केट कम होती है इन लॉन्ग रन, उसका हमें फ़ायदा होता है, बिकॉज उतने यूनिट्स हमें ज़्यादा मिल पाते हैं। बिकॉज इसमें क्या यूनिट्स का होता है कि लाइक
₹10 का एक यूनिट मिल गया, तो अगर मैं 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे को 100 यूनिट मिल गए। अगर वही मार्केट अगर गिरती है तो उतने यूनिट्स मेरे को ज़्यादा मिल पाएंगे। सो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि जितना भी मैंने अभी डिस्क्राइब करा है, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करें ना करें आप, बट एक सिप जरूर लगा लें मेरे नाम की, और वो भी कम से कम 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। और ये अगर आप सिप है इट इज़ अवेलेबल इन ऑल बैंक्स। अगर किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो उसमें आप जाके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैंने सिप लगानी है, या आप आजकल ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन देयर आर नंबर ऑफ़ ऐप्स कि जिसमें आप लगा सकते हैं। पेटीएम मनी है, ग्रो ऐप है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं थ्रू सिप। तो कि क्या है जो बेटर फंड्स हैं जो लास्ट ईयर परफॉर्म कर पाए हैं, जैसे बेस्ट लार्ज कैप फंड्स हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड्स, BNP परिभास लार्ज कैप फंड्स, एडलवाइज लार्ज कैप फंड्स, मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। बेस्ट मिड कैप फंड्स हैं एक्सिस मिड कैप फंड, टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड, कोटक एंड एमर्जिंग इक्विटी फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड। बेस्ट मिड स्मॉल कैप फंड्स हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड SBI स्मॉल कैप फंड। सो दोस्तों, ये कुछ मैंने आपको जो फंड्स बताए हैं ये मैंने किसी बुक में ही पढ़े हैं, मेरी कोई पर्सनल इसमें मैंने सजेशन नहीं है। इसमें क्या है, तो फिर मैंने इसको मार्केट सर्च भी करा है, तो वाकई ही इसमें जो फंड्स दिए हुए हैं अच्छी रिटर्न आई। रिटर्न भी मैं आपको बताऊं 12 से 15%। दोस्तों, आजकल FD का रेट कितना चल रहा है, 5 से 5.25%। इसमें अगर हम लंबे समय तक निवेश करते रहते हैं तो एटलीस्ट 12 से 15% हमें रिटर्न मिल सकती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन स्टॉक मार्केट। So a big thanks to all of you who listen this video till the end. Thanks a lot. आगे हाजिर होते हैं कुछ एक नए टॉपिक के साथ।